हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स टू एग्रीनॉमिक्स 360। एग्रीनॉमिक्स 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 2011 में जो आए थे उसके फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम कवर करने वाले हैं 51 to 100 क्वेश्चंस को। बता दें कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम क्लेम नहीं करते, बट मेमोरी के आधार पे जो क्वेश्चन कंपाइल किए गए थे उस समय उसका एक्सप्लेनेशन हम लेने वाले हैं। सो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 इज सम ऑफ प्रोडक्शन इलास्टिसिटी इज कॉल्ड। इलास्टिसिटी के सम्स को या प्रोडक्शन इलास्टिसिटी के सम को क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल, टोटल इलास्टिसिटी, MVP, marginal value product और marginal product value. So answer is return to scale, है ना। जो sum of elasticity होती है सभी इनपुट्स की वो डिटरमाइन करती है हमारे रिटर्न टू स्केल को। मीन्स इन प्रोडक्शन जब हम सभी इनपुट्स की इलास्टिसिटी को एक साथ देखते हैं तो वो हमको रिटर्न टू स्केल बताता है। नेक्स्ट इज which does not cause a shift in supply of agricultural commodity, है ना। यहाँ हम कमोडिटी के शिफ्ट की या कमोडिटी के सप्लाई की शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वह किस कारण से नहीं हो सकती है या हो सकती है उसके बारे में। इंक्रीज कमोडिटी प्राइस, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस एंड डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो किस वजह से शिफ्ट नहीं देखने मिलेगा? सो आंसर इज इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस, है ना। तो शिफ्ट सप्लाई में कमोडिटी के प्राइस से नहीं देखने मिलेगा। तो चेंज इन ओन प्राइस कॉजेस मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, नो शिफ्ट, है ना। तो उसकी खुद की प्राइस जो होती है, किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, अगर उसमें चेंज हो, है ना, तो चेंज इन ओन प्राइस कॉजेस मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, कोई शिफ्ट नहीं दिखाता। ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, Keynes believed monetary policy may be ineffective to reduce unemployment because, तो कीन्स ने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी इनएफेक्टिव होती है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, है ना। तो वो किस वजह से कहा था? प्रो साइक्लिकल पॉलिसी की वजह से, मनी सप्लाई में नॉट लोअर इंटरेस्ट, फिजिकल डोमिनेंस फिजिकल डोमिनेंस होती है, या लॉन्ग लैग होता है। सो आंसर इज मनी सप्लाई में नॉट लोअर इंटरेस्ट है, में नॉट लोअर इंटरेस्ट। तो लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी इनएफेक्टिव होती है इसको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट, अ फर्म अर्न्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, है ना। कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो वह फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अचीव करती है? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिटर्न के बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट प्राइस से जाता है, ज्यादा होता है, एवरेज कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, या प्राइस ज्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। सो आंसर इज डी, जब प्राइस ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सिस्ट व्हेन प्राइस एक्सीडेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट इज कैश रिसिप्ट्स माइनस कैश एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए पीरियड इज कॉल्ड। क्या कहलाता है कैश रिसिप्ट्स में से जब हम कैश एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो वो एक निश्चित समय में क्या कहलाता है? नेट इनकम, नेट कैश इनकम, नेट ऑपरेशन इनकम एंड नेट फार्म इनकम। सो आंसर इज नेट कैश इनकम। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैश रिसिप्ट की। तो मेजर कैश पोजीशन ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड मीन्स कैश रिसिप्ट माइनस कैश एक्सपेंसेस इक्वल्स टू हमारा हो गया नेट कैश इनकम। नेक्स्ट इज HR forecasting from lower to higher level in organization using blank technique। ठीक है, तो HR forecast करना from lower to highest level in organization क्या कहलाता है? रेशियो एनालिसिस, बॉटम अप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स एंड डेल्फी टेक्निक। सो आंसर इज बॉटम अप टेक्निक। ठीक है, तो हम HR लेवल को अप टू लोएस्ट टू अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एस्टिमेट स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल एंड मूव अपवर्ड, है ना। तो नीचे से ऊपर की ओर जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं बॉटम अप टेक्निक ऑफ HR फोरकास्टिंग।
नेक्स्ट इज ए गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड व्हेन इट हैज, है ना, तो ये गेम थ्योरी की बात है। ए गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड व्हेन इट हैज नो सैडल पॉइंट, मिनिमम इज इक्वल्स टू मिनिमैक्स, सैडल पॉइंट और मैक्सिमम पे ऑफ। तो ये कब होता है गेम थ्योरी में? तो आंसर इज सैडल पॉइंट, है ना। तो सैडल पॉइंट पे स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल होते हैं गेम्स पोजेस है सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट की सिचुएशन में इनको हम स्ट्रिक्टली डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशन व्हेन exact m position variable solution and satisfying the linear structural constant and non-negative constant is known as, है ना। जब exact m पॉजिटिव वेरिएबल सॉल्यूशन होते हैं जो लीनियर स्ट्रक्चर कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट के साथ होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डिजेनरेटिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो आंसर इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों? तो ये सेटिस्फाई करता है कांस्टेंट विथ एग्जैक्ट एम वेरिएबल्स, है ना। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में एग्जैक्ट एम वेरिएबल्स होते हैं और वो जो हमारे होते हैं कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता हुआ होता है। सो आंसर इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स विच कर्व एट ए मिनिमम पॉइंट। तो किसको कर्व, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मिनिमम पॉइंट पे कट करता है? एवरेज कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को? सो आंसर इज एवरेज कॉस्ट को। सो मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स एवरेज कॉस्ट इट एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। आंसर इज एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर वेयर P01 equals to summation of P1 Q1 divided by summation of PO Q1 into 100 is called कौन सा? लेस्परे इंडेक्स, पास्चे इंडेक्स, फिशर इंडेक्स और बॉल इंडेक्स। तो आंसर इज पास्चे इंडेक्स यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिया हुआ है ये है पास्चे इंडेक्स का। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ शोज मैक्सिमम प्रोडक्शन, लिमिटेड रिसोर्सेज, ट्रेड ऑफ या ऑल ऑफ अबव। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें बताता है? इन सभी संभावनाओं को बताता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैप्चर करता है स्कैरसिटी को भी, चॉइसेस को भी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी, है ना। तो स्कैरसिटी, लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटेड रिसोर्सेज, चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ सभी को समाहित करता है। सो आंसर ऑल ऑफ द अबव। Next is all combination of two products produced when the given amount of input is called, है ना। तो दो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट जब हमें सभी अमाउंट ऑफ इनपुट्स पता हो क्या कहलाता है? आइसो रेवेन्यू कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, है। सो आंसर इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी? शोज अल्टरनेटिव आउटपुट कॉम्बिनेशंस, है ना। तो हमें all combination of two good या two products produced at a given amount of input किसके थ्रू पता चलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा पता चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग कंडीशन आर मेट इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगी? जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, प्राइस मार्जिनल रिटर्न मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगी या मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी। सो आंसर इज इन इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन जब प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा तो वहां पे हमें इक्विलिब्रियम अचीव होगी। सो फर्म्स अर्न्स ओनली normal profit in a long run specifically when price equals the average total cost. Next is in case of perfect elasticity, in case of perfect inelastic demand, the shape of demand curve is कैसा होगा? Convex, concave, parallel to x-axis, parallel to y-axis, किस तरह का होगा? So answer is parallel to y-axis. क्यों?
तो क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, क्योंकि प्राइस क्या है हमारी इनइलास्टिक है ना। जो पैरेलल टू y एक्सेस हमको देखने मिलेगा। नेक्स्ट, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज perfectly interest elastic, relatively interest elastic, perfectly interest inelastic और unitary interest elastic। तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कैसी होती है? तो स्पेकुलेटिव डिमांड हमेशा परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, क्योंकि एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट डिमांड बिकम्स अ हाईली इलास्टिक, है ना, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। सो आंसर इज ए, क्योंकि स्पेकुलेटिव है ये डिमांड। नेक्स्ट, excludables and revival rival goods is public goods, private good, luxury goods, free rider goods, है ना। कौन से गुड्स हैं? तो प्राइवेट गुड्स जो होते हैं, प्राइवेट गुड्स आर बोथ राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, ठीक है। सो प्राइवेट गुड इज ए आंसर जहां पे एक्सक्लूडेबिलिटी एंड रिवाइवलिटी दोनों मिलती है। नेक्स्ट इज Following is not the consequence of auto correlation। ऑटो कोरिलेशन के कारण कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो इनमें नहीं है? बायस्ड एस्टिमेट होता है क्या? लार्ज वेरिएंस होता है क्या? अंडर एस्टिमेटेड वेरिएंस होते हैं क्या? या इनएफिशिएंट प्रिडिक्शंस होते हैं क्या? सो आंसर इज बायस्ड एस्टिमेट जो होते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है किसका? ऑटो कोरिलेशन का। तो under ordinary least square estimates remains unbiased under the auto correlation, ठीक है। तो biasness हमें नहीं मिलती है ऑटो कोरिलेशन के केस में। नेक्स्ट इज न्यू क्रॉप वेराइटीज इंट्रोड्यूस नीड्स, है ना। अगर हम नई क्रॉप वेराइटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? कंप्लीट बजटिंग की, पार्शियल बजटिंग की, कोई नॉन बजटिंग की एंड प्रोग्राम प्लानिंग की। सो आंसर है हमें पार्शियल बजटिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ओनली चेंज इन द कॉस्ट एंड रिटर्न आर कंसिडर्ड इन ए पार्शियल बजटिंग, है ना। क्योंकि हमें सर्टेन बहुत कम चेंज करने होंगे कॉस्ट एंड रिटर्न में ही, इसलिए हमें पार्शियल बजटिंग चाहिए होगी व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वैरायटी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ m कॉलम एंड n रो इज सेड टू बी degenerate if basic feasible solution has, है ना। अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन m कॉलम और n रो का डिजेनरेट करना हो तो वो क्या होगा? बेसिक सेल इज मोर देन m प्लस n माइनस वन, बेसिक सेल इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन, इट्स अ रिपीटेटिव। बेसिक सेल इज मोर देन, इक्वल टू और लेस देन m माइनस वन, या सभी सिचुएशन। सो आंसर इज थर्ड, बेसिक सेल क्या होगी? लेस देन m प्लस n माइनस वन। तो डिजेनरेसी ऑकर्स जो होगी with a fewer basic variables like less than m plus n minus 1, ठीक है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज feasible when it satisfy, है ना। कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होगी वो कब फिजिबल होगी? जब वो सेटिस्फाई करेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, कॉन्स्टेंट्स को, लीनियर रिलेशन को, या नॉन नेगेटिविटी को। सो आंसर इज कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने से। तो फिजिबल सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट्स, है ना। तो अगर वह कांस्टेंट सेटिस्फाई करता है कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिजिबल, तभी कहलाता है जब वो सभी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट रिफर्स टू सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, इनरेगुलर एंड सीजनल वेरिएशन। So answer is cyclical variation. So term oscillatory meaning they move around trend period, है ना। तो कभी भी वो मूव करता रहेगा, तो साइक्लिकल वेरिएशन देखने मिलेगी। द टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट जो बताता है हमको साइक्लिकल वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट इज एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रिग्रेशन फॉर ए सैंपल साइज एन एंड के एक्सप्लेटिव वेरिएबल्स, है ना। क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? n माइनस के, n माइनस के प्लस वन, n माइनस टू और n माइनस के माइनस वन। सो आंसर इज
बी एन माइनस के प्लस वन। क्या बताता है ये? इट इक्वल्स द सैंपल साइज माइनस पैरामीटर्स। तो जो भी हमारा सैंपल साइज है एन, उसके से पैरामीटर को माइनस करने से हमें क्या मिलेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात होता है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम टू अ ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंजेस इज। क्या होगी? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट चेंज होगा, या उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहेंगे, या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आएगा, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ऑटोनोमस वेरिएबल बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर है कि यह इफेक्ट हमें मल्टीप्लायर में देखने मिलेगा। तो मल्टीप्लायर होता क्या है? तो मल्टीप्लायर मेजर करता है इनकम चेंज ड्यू टू ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था रेशियो ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम टू ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज एट ए पोटेंशियल जीडीपी मनी सप्लाई इंक्रीजेस कॉजेस, है ना? जब पोटेंशियल जीडीपी पे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा? स्टेग्नेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, या सप्लाई इन्फ्लेशन? सो आंसर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन है आएगा। तो आउटपुट कैन नॉट एक्सपेंड फर्दर। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी में मनी सप्लाई इंक्रीज की जाएगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज blank is the essential function for formulation of sound blank is essential function of formulation of sound price and trade policy and its implementation, market channel, market efficiency, market intelligence and marketing cost। क्या है? एक essential function of, तो market intelligence essential function है formulation of sound price policy and implementation का, क्योंकि ये information and decision making provide करती है हमें। So answer is market intelligence। Next term BOM coined by, है ना, Lowther, पीटर डकर, लॉकी एंड हैकमैन। तो आंसर इज पीटर डकर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बीओएम कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट। तो आंसर इज पीटर डकर। रेशियो ऑफ टोटल एसेट टू टोटल लायबिलिटीज क्या होती है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग रेशियो एंड नेट कैपिटल रेशियो। सो आंसर इज है नेट कैपिटल रेशियो, जो कि एक सॉल्वेंसी पोजीशन को बताता है। मींस फर्म की स्थिति क्या है। आंसर इज नेट कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट इज क्निक डिमांड कर्व यूजेस टू रैशनलाइज, है ना? क्निक डिमांड कर्व को किसको रैशनलाइज करने के लिए यूज किया जाता है? कोल्यूजन को, प्राइस कंपटीशन को, प्राइस रिजिडिटी को और प्राइस लीडरशिप को। सो आंसर इज प्राइस रिजिडिटी। तो प्राइस रिमेन्स स्ट्रिक्टली अंडर ओलिगोपोली, है ना? तो इसी को, प्राइस रिजिडिटी को क्निक डिमांड के थ्रू रैशनलाइज किया जाता है या बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट इज बीओपी डिफिसिट अंडर ए फ्री एक्सचेंज रेट करेक्टेड बाय, है ना? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को या बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को फ्री एक्सचेंज रेट के द्वारा कैसे करेक्ट किया जा सकता है? करेंसी एप्रिसिएशन द्वारा, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी द्वारा, फॉरेन डिप्रिसिएशन द्वारा, या प्राइस कंट्रोल द्वारा, है ना? सो आंसर इज बी, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मींस अपनी करेंसी के प्राइसेस को और लोअर डाउन करने से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को बैलेंस कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इट मेक्स एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टली। ठीक है, तो इंपोर्ट्स कॉस्टली होंगे और एक्सपोर्ट हमको चीप पड़ जाएगा, तो हमारे सामान ज्यादा बाहर जाने लगेंगे और ज्यादा रिवेन्यू हमको आने लगेगी। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा। नेक्स्ट, इन ए क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शंस टोटल रिटर्न इज मैक्सिमम व्हेन इलास्टिसिटी इज। इलास्टिसिटी क्या होगी जिससे टोटल रिटर्न हमारा ज्यादा होगा? मोर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन और जीरो। सो आंसर इज इक्वल टू वन। यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी तो हमें क्या होगा? मैक्सिमम रिवेन्यू या टोटल रिटर्न प्राप्त होगा। आंसर इज सी, 81। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली चार्जेस हायर प्राइस व्हेन डिमांड इज, है ना? डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली कब होगी या हाई चार्ज
ऑफ प्राइस कब होगा? जब डिमांड क्या होगी? हाईली इलास्टिक होगी, यूनिट इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी, अननोन होगी। सो आंसर इज लेस इलास्टिक, है ना। जब डिमांड पे प्राइस का, है ना, या चार्जेस का कोई रोल नहीं होगा तो क्या होगा? मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो कंज्यूमर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव, है ना, कि सब प्राइस कितना भी बढ़े वो पे करने को तैयार होगा प्रोड्यूस के लिए। सो आंसर इज लेस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज बेस्ट मेजर ऑफ रिस्क। रिस्क को मेजर करने का बेस्ट तरीका क्या है? वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये क्या मेजर करता है? रिलेटिव वेरिएबिलिटी मेजर करता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये बेस्ट मेजर है। नेक्स्ट, बेस्ट एस्टिमेट टू मेजर ग्रोथ ऑफ नेशन इज जीडीपी, gross domestic product, gross national income, per capita income and human development index. So answer is human development index. तो HDI जो है रिफ्लेक्ट करता है इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन डायमेंशन ऑफ ग्रोथ। तो ओवरऑल अगर हमें देखना पड़े तो हम किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को या ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से देखते हैं, बट जनरली हम पर कैपिटा इनकम से भी मेजर करते हैं। बट बेस्ट जो तरीका है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा देखा जाता है, HDI के द्वारा। नेक्स्ट इज ए सर्कुलर कंसलेशन फॉर ए फोर स्ट्रैंड to act and react upon one another in such a way as to keep poor country in a state of poverty is a description of deep poverty, stagnation, vicious cycle of poverty and underdevelopment. So ये है आंसर इज vicious cycle of poverty, है ना। तो poverty perpetuates itself, है ना, जैसा ये कह रहा है circular constellation of force tend to act and react upon one another in such a way that it keep poor country in a state of poverty। तो ये statement हमें vicious cycle के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज नॉट यूज फॉर सेफ गार्ड फार्मर्स फ्रॉम रिस्क, है ना। क्या फार्मर्स को रिस्क से नहीं बचाता? डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, कैपिटल राशनिंग एंड बोरोइंग। सो आंसर इज बोरोइंग, है ना। और उधार लेने से उसका रिस्क बढ़ता जाएगा, है ना, और ये रिस्क के लिए उसे और एक्सपोज करेगा। सो आंसर इज बोरोइंग। नेक्स्ट, behavior of a firm in relation to pricing adoption and adjusting to market is called, है ना, market structure, market performance, market conduct and market imperfections. So answer is market conduct। तो market conduct में हम फर्म के behavior in relation to price adoption and adjustment के बारे में बात करते हैं, और ये explain करता है pricing and output decision को। So answer is market conduct। Next is if y equals to minus x की पावर 4 देन dy by dx मीन्स इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x3 माइनस 1। सो आंसर इज माइनस 4x की पावर 3। तो डेरिवेशन जो होगा, डेरिवेशन ऑफ माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 4x की पावर 3 यूजिंग अ पावर रूल हम इसको डिराइव करते हैं। नेक्स्ट इज if numerical value of MRS marginal rate of substitution is less than 0, product is competitive, complementary, supplementary and fixed proportion। तो जब marginal rate of substitution less than 0 होता है तो हमें मिलते हैं complementary products। तो negative marginal rate of substitution indicate करता है goods are consumed jointly as a complements, है ना। तो दोनों प्रोडक्ट को यूज कर पाता है कोई भी कंज्यूमर, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, और यहाँ पे हमें MRTS इज लेस देन 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज टू मार्केट आर स्पेटली इंटीग्रेटेड इफ प्राइस डिफरेंसेस in of commodity in a two market is
लेस देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मोर देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेस देन स्टोरेज कॉस्ट और लेस देन मोर देन स्टोरेज कॉस्ट। तो आंसर इज जब लेस देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा दो मार्केट्स में कमोडिटी का रेट, तो इसे कहेंगे हम स्पेशली इंटीग्रेटेड मार्केट। और ये क्या इंश्योर करता है? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को, मीन्स ए प्लेस और बी प्लेस में जो प्राइस है वो 5 रुपी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो इन दो कमोडिटी के बीच का जो 5 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, है ना। तब जाके इन दोनों मार्केट को हम इक्वल या स्पेशली इंडिकेटेड कह पाएंगे। तो यहाँ पे लेस देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए, मीन्स 5 रुपए से कम का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिक्विडिटी, मनी ऑफ जनरल एंड बैंकिंग सर्विस। सो आंसर इज लिक्विडिटी। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। ठीक, तो लिक्विडिटी पे डिपेंड करते हैं। आंसर इज लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज IS कर्व शोज कॉम्बिनेशन वेयर, कहां पे IS कर्व का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है? एग्रीगेट सेविंग इक्वल्स टू एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इनकम इक्वल एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इनकम इक्वल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सो आंसर इज एग्रीगेट इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व रिप्रेजेंट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन ए इकोनॉमी, और ये पोजीशन कब आती है? जब एग्रीगेट इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन हेरोड-डॉमर एंड सोलोज मॉडल। क्या मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में? रिटर्न टू स्केल का, फैक्टर लेबर एंड कैपिटल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का, इनकम ग्रोथ का एंड वेरिएबल रिटर्न्स का। सो आंसर है बी, फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का। फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का, जिसमें लेबर एंड कैपिटल शामिल है। तो जो सोलोस मॉडल है वो अलाउ करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जबकि हेरोड-डॉमर मॉडल उसे अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट इज एंजल्स इफेक्ट गिवन बाय 1 माइनस इनकम इलास्टिसिटी माइनस 1, इनकम इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी जब इनवर्स होती है। तो आंसर इज बी, इनकम इलास्टिसिटी माइनस 1 शोज चेंज इन द बजट शेयर। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड फ्रॉम जीडीपी बिकॉज, ट्रांसफर पेमेंट को जीडीपी से एक्सक्लूड किया जाता है, क्यों? क्योंकि नॉट ए फैक्टर इनकम होता है ये, है ना, फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होता है, कोई स्पेंडिंग नहीं होती है, डबल काउंटिंग होती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो आंसर इज ये कोई भी फैक्टर इनकम की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है, दे आर नॉट फॉर ए करंट प्रोडक्शन, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो उसको करंट प्रोडक्शन की तरह काउंट नहीं किया जाता, इसीलिए उसे जीडीपी का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता। आंसर इज नॉट अ फैक्टर इनकम। नेक्स्ट इज which one of the economic principle helps a farmer to allocate his limited resources to two different enterprises? Comparative advantage, equimarginal, opportunity cost और allowed machine return. So answer is B, equimarginal, और ये explain करता है equalize marginal return between two commodities या two productions. So answer is equimarginal return. डंकन ड्राफ्ट रिलेटेड टू, तो डंकन ड्राफ्ट किससे रिलेट करता है? ऑटोमेटिक ट्रीटी, ड्रग ट्रेड, एफ डब्ल्यूटीओ फॉर्मुलेशन या सुपर 301। सो आंसर इज डब्ल्यूटीओ फॉर्मुलेशन। तो डंकन ड्राफ्ट जो था वो डब्ल्यूटीओ के एस्टेब्लिशमेंट का ही इसी के आधार पे डब्ल्यूटीओ को फॉर्मुलाइज किया गया था। तो डब्ल्यूटीओ फॉर्मेशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट, WTO केम इन एक्सिस्टेंस इन ईयर, किस ईयर में WTO आया? सो आंसर इज 1995, है ना। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? यूरुग्वे राउंड ऑफ WTO के बाद हुआ था। नेक्स्ट,
नहीं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डू नॉट कवर, क्या नहीं कवर करता है? क्वांटिटेटिव पैरामीटर, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो यह स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को कवर नहीं करता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव चेंज है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वालिटेटिव चेंज है, इसलिए क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली पर कैपिटल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड अर्बनाइजेशन को काउंट करते हैं, ना कि रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज 360 डिग्री अप्राइजल मीन्स क्या होता है? ईयर लॉन्ग अप्राइजल को कहते हैं, इन डेप्थ अप्राइजल को कहते हैं, बॉस ओनली या ऑल अराउंड अप्राइजल को कहा जाता है? तो आंसर इज ऑल अराउंड अप्राइजल मीन्स 360 डिग्री अप्राइजल, जिसमें फीडबैक सभी से लिए जाते हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स लाइक सुपीरियर, पीयर, सबऑर्डिनेट्स, क्लाइंट, बॉस, सभी को कवर करके ऑल अराउंड अप्राइजल किया जाता है, इसीलिए इसे 360 डिग्री अप्राइजल कहा जाता है। नेक्स्ट इज IS कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू, जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है उसमें शिफ्ट देखने को किस वजह से मिलता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो आंसर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर होता है तो फिजिकल पॉलिसी के द्वारा मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व में शिफ्ट देखने को मिलता है हमें। सो आंसर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो thank you so much for watching. Follow the Agri Economics 360 channel and keep share and subscribe if you like the video to our different channel. Next वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 to 150 of NET 2011. So yeah, 2011. Thank you so much for watching.